नमस्कार दोस्तों। मैं आपका साथी अंशुमान श्रीवास अपने YouTube चैनल 3D करेंट इंस्टीट्यूट पर आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। तो पिछली वीडियोस में हमने यहाँ पे क्या है, पिछले दो क्लासेस में हमने दो वीडियोस अपलोड की थी। इसमें पार्ट वन पार्ट टू करके तुमने यहाँ पे सेट वन का सेक्शन ए का पार्ट वन पार्ट टू अपलोड कर दिया है। 10-10 क्वेश्चन का यहाँ पे क्या वीडियो है, आप जाके उसको देख सकते हैं। अब चलते हैं इस पार्ट में हम यहाँ पे क्या है सेक्शन बी कवर करने वाले हैं। क्या है तो सेट वन का सेक्शन बी यहाँ पे कवर करेंगे। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 से। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में क्या कर रहा है, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। आई होप आपको ये क्लियरली दिख रहा होगा, अगर नहीं दिख रहा थोड़ा सा जूम कर देते हैं। ठीक है, एक मिनट इसको इधर आई। यहाँ पे कह रहे हैं सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस एंड 7x माइनस टू और 2y इक्वल टू 5 एंड 8x प्लस 7y इक्वल टू 15। तो हमें यहाँ पे क्या है, इसको सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है, दैट इज एक्स एंड वाई की वैल्यू बतानी है और उसको वेरीफाई भी करना है हमारे आंसर को। ठीक है, देखते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, इक्वेशंस को हम यहाँ पे लिख लेते हैं साइड में। तो अगर यहाँ पे देखेंगे तो ये क्या है, 7x माइनस 2y इज इक्वल टू ये 5 है और दूसरा यहाँ पे क्या दिया है, दैट इज 8x प्लस 7y इज इक्वल टू 15 दिया हुआ। ठीक है, सपोज करिए इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लिया, इक्वेशन सेकंड मान लिया। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे क्या, यहाँ पे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के बहुत सारे मेथड्स हैं। जैसे यहाँ पे पहले क्या होता है, एलिमिनेशन मेथड होता है ना। एक होता है एलिमिनेशन मेथड होता है, दूसरा होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है। ठीक है ना, तीसरा यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी होता है, बट आपके सिलेबस में एक्चुअल में वो है नहीं, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है नहीं। हमको यहाँ पे इन दोनों मेथड का यूज करके हम इसको फाइंड कर सकते हैं, एलिमिनेशन मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन। तो मोस्टली यूज में ज्यादा एलिमिनेशन मेथड ही ज्यादा यूज किया जाता है इसमें सॉल्व करने में। देख लेते हैं एलिमिनेशन मेथड यहाँ पे। एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है कि हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे देखिए ये माइनस का चिन्ह है, यहाँ पे क्या है, ये माइनस 2y है और यहाँ पे क्या है 7y है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये 2 है यहाँ पे 7 है, तो एक काम करते हैं, अगर इक्वेशन फर्स्ट में हम क्या करते हैं 7 से मल्टीप्लाई कर दें। इस इक्वेशन फर्स्ट में क्या करते हैं 7 से मल्टीप्लाई कर दें एंड इक्वेशन सेकंड में हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें। दोनों साइड में मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दैट इज 49x एंड माइनस यहाँ पे 14y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 35। एंड यहाँ पे दूसरा अगर यहाँ पे देखेंगे तो 16x एंड प्लस 14y इज इक्वल टू 30। ठीक है, अगर यहाँ पे देखेंगे दोनों को, अब देखो तो यहाँ पे सब्ट्रैक्शन करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली यहाँ पे कि ये माइनस प्लस है तो यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, दोनों को ऐड कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा, ये 65x आ जाएगा। ठीक है, इधर ऐड करते हैं यहाँ पे तो कितना हो जाएगा, ये भी 65 आ जाएगा। तो अब यहाँ पे देखेंगे एक्स की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी, क्योंकि 65 से 65 कैंसिल हो जाएगा। अभी एक्स इक्वल टू पुट कर देते हैं, तो यहाँ पे पुट एक्स इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट में एक्स इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे, तो यहाँ पे क्या है 7x माइनस 2y इज इक्वल टू 5 दिया है ना। तो ऐसे पुट कर देंगे यहाँ पे, तो 2y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 7 माइनस 5 दैट इज 2 आ जाएगा। इसका मतलब y की वैल्यू भी यहाँ पे क्या आएगी 1 आएगी। तो यहाँ पे इसका सोल्यूशन जो है x कामा y जो है ये क्या आ जाएगा 1 कामा 1 आ जाएगा। आई बात में कि नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहे हैं वेरीफाई भी करना है, तो कर लेते हैं वेरीफाई। भाई यहाँ पे देखो इक्वेशन क्या दिया था तुम्हारा, दैट इज एक बार देख लेते हैं इक्वेशन क्या था। इक्वेशन क्या दिया है 7x माइनस 2y इज इक्वल टू 5। तो 7x माइनस 2y इज इक्वल टू 5, इसको हम वेरीफाई करने जा रहे हैं, है ना। यहाँ पे वेरीफाई कर रहे हैं, तो पुट कर दो यहाँ पे, एक्स जगह पे क्या रखोगे 1, वाई जगह पे 1 रख दो यहाँ पे, क्या तो 7 माइनस 2 इज इक्वल टू 5। तो यहाँ पे क्या है 5 इज इक्वल टू 5, तो यहाँ पे ये दोनों आ गया। पहला वाला यहाँ पे इक्वेशन वेरीफाई हो गया। दूसरा इक्वेशन देख लेते हैं। दूसरा इक्वेशन क्या है 8x प्लस 7y इज इक्वल टू 15। 8x प्लस 7y इज इक्वल टू 15 है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, दैट इज 1 रखते हैं, यहाँ पे 1 रखेंगे, 8 प्लस 7 इज इक्वल टू 15 एंड यहाँ पे क्या है 15 इज इक्वल टू 15 आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये भी दोनों वेरीफाई हो चुके हैं। ठीक है, तो आपका ये क्वेश्चन नंबर 21 कवर हो चुका है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ, पढ़ते हैं एक बार इसको, क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 यहाँ पे क्या कह रहा है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 22 यहाँ पे कह रहे हैं इन अ पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। अभी 52 प्लेइंग कार्ड्स का यहाँ पे एक का पैक है, इसमें से यहाँ पे क्या एक कार्ड, यहाँ पे एक कार्ड जो है लॉस्ट हो गया, मतलब एक कार्ड यहाँ पे क्या निकल गया, इसमें से एक कार्ड या फिर ऐसे कह सकते हैं निकाला गया है फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड। यहाँ पे क्या, अभी यहाँ पे 52 है, तो 52 में से अगर यहाँ पे एक निकल जाएगा तो यहाँ पे क्या टोटल 51 कार्ड अवेलेबल है ना हमारे पास, क्या है ठीक है ना। एंड
अभी जो 51 कार्ड है इसमें से एक कार्ड को रैंडमली निकाला गया है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द ड्रॉन कार्ड इज अ क्वीन ऑफ हर्ट। ये कह रहे हैं यहाँ पे क्या है, ये हर्ट का क्वीन होना चाहिए। यहाँ पे क्या है, अच्छा इसे बताइए, अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो टोटल कितने यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे देखेंगे टोटल कितने क्वीन होते हैं, 4 क्वीन होते हैं, है ना। हर एक सूट में यहाँ पे क्या है, एक एक क्वीन होता है कि नहीं। एक क्वीन यहाँ पे क्या है, मतलब कि हर्ट में होता है, एक यहाँ पे, एक हर्ट में होता है, एक यहाँ पे क्या होता है, डायमंड में होता है, एक यहाँ पे किस में होता है, क्लब में होता है, एक यहाँ पे स्पेड में होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये जो 4 क्वीन, यहाँ पे कितने क्वीन होते हैं, 4 क्वीन होता है, लेकिन यहाँ पे कह रहा है जो कार्ड निकाला गया है ये क्या होना चाहिए, क्वीन ऑफ हर्ट। तो यहाँ पे क्वीन ऑफ हर्ट मतलब हर्ट के, हर्ट में कितने क्वीन होते हैं, तो हर्ट में अगर यहाँ पे देखेंगे तो हर्ट में एक ही क्वीन तो होती है ना। तो हर्ट में कितनी क्वीन होती है, एक क्वीन होती है, ठीक है। एंड इफ द लास्ट कार्ड इज अ ब्लैक कार्ड। अब ये कह रहे हैं कि अगर लास्ट कार्ड यहाँ पे क्या ब्लैक कार्ड है, तो यहाँ पे समझो पहले इस सवाल को देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 22। पहली बात ये बताइए, 52 कार्ड्स होते हैं, 52 कार्ड्स में से अगर यहाँ पे देखेंगे तो 13 13 कार्ड हर एक सूट के होते हैं कि नहीं, 13 इसमें होते हैं, 13 इसमें होते हैं, 13 इसमें और 13 इसमें। अच्छा एक चीज देखिए, यहाँ पे कह रहे हैं अगर देखेंगे ये 13 13 से मतलब टोटल 26 क्या होते हैं, 26 होते हैं यहाँ पे रेड कार्ड होते हैं, बाकी 26 क्या होते हैं, ब्लैक कार्ड होते हैं कि नहीं। 26 क्या होते हैं, ब्लैक। तो यहाँ पे कह रहा है जो कार्ड निकाला गया है वो ब्लैक होगा। अच्छा ये अगर कार्ड ये ब्लैक है तो क्या ये यहाँ पे जो क्वेश्चन में कह रहा है दैट इज क्वीन ऑफ हर्ट, तो यहाँ पे जो जो हम कार्ड निकालेंगे ये क्वीन ऑफ हर्ट, तो यहाँ पे क्वीन ऑफ हार्ट जो है, तो यहाँ पे जो हार्ट का क्वीन है ये निकाला जाएगा इनमें से, इन्हीं 26 में से यहाँ पे निकाला जाएगा ना। तो अगर हम मान लीजिए सपोज ये समझने वाला क्वेश्चन ये है, इसमें कह रहे हैं कि एक कार्ड यहाँ पे क्या है निकाला गया वो ब्लैक होना चाहिए। अभी ब्लैक में कौन सा कार्ड होगा ये नहीं पता ना, इन 26 में से कोई एक कार्ड हो सकता है, ठीक है। तो लेकिन हम जो यहाँ पे अभी यहाँ पे जो ड्रॉ करने वाले हैं दूसरा कार्ड, ये क्वीन ऑफ हार्ट होना चाहिए। तो यहाँ पे ये चीज देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट ई, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फेवरेबल इवेंट अपॉन टोटल इवेंट। तो फेवरेबल इवेंट यहाँ पे क्या है, क्वीन ऑफ हर्ट, मतलब यहाँ पे क्या है, ये हर्ट कार्ड जो हर्ट है, हर्ट में कितने कार्ड होते हैं, 13 कार्ड होते हैं। तो इन 13 में से क्या क्वीन कितने होते हैं, एक ही क्वीन तो होता है ना। इसका मतलब फेवरेबल इवेंट यहाँ पे कितने हो जाएंगे, क्वीन ऑफ हर्ट कितने होते हैं, एक ही होते हैं ना क्वीन ऑफ हर्ट, यहाँ पे एक हो जाएगा। और अपान टोटल इवेंट, टोटल इवेंट की बात करेंगे, एक कार्ड यहाँ पे निकाल दिया गया है, अब 52 में से अगर एक निकाला जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, 51 ही बचेगा ना। तो यहाँ पे इसका मतलब यहाँ पे 51 कार्ड में से 51 कार्ड में से एक कार्ड निकाला गया है, जो कि यहाँ पे क्वीन ऑफ हर्ट होना चाहिए। तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई यहाँ पे क्या होना चाहिए, आंसर 1/51। इसका आंसर जो आ जाएगा 1/51 आ जाएगा, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में यहाँ पे क्या गिवन है, देखिए आई होप आपको आज पेपर होगा तो यहाँ पे उसे आप क्वेश्चन देख लीजिएगा, हम डायरेक्टली यहाँ पे सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। एक बार देख लीजिए, 2√2 कॉस 45 और यहाँ पे साइन 30 प्लस 2√3 कॉस 30, दो क्वेश्चन दिए हैं ए एंड बी। यहाँ पे इन दोनों में से कोई आप एक भी कर सकते हो, हम दोनों यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। इससे यहाँ पे हो सकता है कुछ और बच्चों ने क्या है और क्वेश्चन ए किया हो, कुछ बच्चों ने क्वेश्चन बी किया हो, ताकि आप दोनों को सोल्यूशन मिल जाए, ठीक है। देखिए चलते हैं सॉल्व करते हैं इसको, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं जिससे हमको ज़्यादा स्पेस अवेलेबल हो जाए इधर। देखो इधर क्वेश्चन नंबर 23 का हम पहले ए सॉल्व करने जा रहे हैं, है ना। ए सॉल्व कर लेते हैं फिर यहाँ पे बी सॉल्व कर लेते हैं। ए में क्या कह रहे हैं यहाँ पे, दैट इज ये 2√2 एंड कॉस 45 डिग्री एंड साइन 30 डिग्री भी है, ये सब के सब मल्टीप्लीकेशन में है ना, प्लस 2√3 एंड कॉस 30 डिग्री, ठीक है। सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए क्या आपको टेबल क्या है टेक्निबिलिटी का आना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको टेबल अगर नहीं आएगा तो आप क्वेश्चन यहाँ पे नहीं कर पाओगे इसको। कॉस 45 हमको पता है, साइन 45 कॉस 45 दोनों की वैल्यू यहाँ पे कितनी होती है, 1/√2 होती है। और यहाँ पे साइन 30 की वैल्यू यहाँ पे क्या होती है, 1/2 होती है, प्लस 2√3 एंड यहाँ पे कॉस 30 की बात करेंगे तो कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 होती है। एक मिनट हमने कुछ मिस कर दिया क्या, 2√3, हाँ ठीक है कोई बात सही। एक मिनट, 2√3 एंड कॉस 30, नहीं सॉरी यहाँ पे कॉस 30 की वैल्यू, थोड़ा कंफ्यूजन हो गया, कोई नहीं। कॉस 30 की वैल्यू यहाँ पे होती है √3/2,
क्योंकि cos 30 की वैल्यू क्या होती है, वही होती है जो क्या है sin 60 की होती है, और sin 60 की √3 होती है, इसलिए यहाँ पे क्या cos 30 की भी यहाँ पे क्या है √3/2 हो जाएगी। तो अब यहाँ पे देखते हैं, इसको इसे कैंसिल कर देंगे, इसको इससे कैंसिल कर देंगे, तो इधर यहाँ पे क्या मिलने वाला है, 1 मिलने वाला है, प्लस अब इसको इधर कैंसिल कर देंगे तो √3 यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, तो 3 + 1 कितना आ जाएगा, 4। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, कितना आसान क्वेश्चन था ये। बी वाला देख लेते हैं, मान लो जिन लोगों ने बी किया है उसका देख लेते हैं। यहाँ पे कह रहा है अगर ए की वैल्यू 60 डिग्री यहाँ पे दिया है एंड बी की वैल्यू यहाँ पे क्या दिया है, 30 डिग्री दिया है, देन हमको वेरीफाई करना है। तो यहाँ पे साइन A + B का जो फार्मूला है ये वेरीफाई करना है। तो यहाँ पे देखिए साइन A + B का फार्मूला भी आपके यहाँ पे तो है नहीं, बट क्लास 11th में आप जाओगे तो वहाँ पे आपको ये फार्मूला मिलेगा। ठीक है, तो अगर यहाँ पे देखेंगे साइन A इंटू कॉस B प्लस कॉस A इंटू साइन B, ये इसका फार्मूला होता है। तो ये कह रहे हैं कि आप इस फार्मूले को वेरीफाई करिए। तो यहाँ पे क्या करना है, हम ये वैल्यू उठा के पुट कर देंगे। अगर ये वैल्यू यहाँ पे LHS और RHS के बराबर आ जाएगा, अगर LHS एंड RHS दोनों की वैल्यू यहाँ पे बराबर आती है, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ये फार्मूला हमारा सही है। ठीक है, तो एक ही जगह पे क्या रखना है, 60 डिग्री एंड कॉस 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री एंड साइन 30 डिग्री। ठीक है, तो अगर आपको यहाँ पे देखेंगे ये क्या हो जाएगा, 60 + 30 यहाँ पे कितना हो जाएगा, 90 डिग्री आ जाएगा। और यहाँ पे साइन 60 की वैल्यू क्या क्या होती है, √3/2 एंड कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है, जो साइन 60 की होती है, कितनी हो जाएगी, √3/2, ये भी हो जाएगी। प्लस कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है, जो साइन 30 की होती है, दैट इज 1/2। और साइन 30 की वैल्यू यहाँ पे क्या होती है, 1/2 होती है। ठीक है, साइन 90 की वैल्यू पता है सबको, 1 होती है। √3 देखो, रूट रूट यहाँ पे क्या है, √3 को मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 3 आ जाएगा, दैट इज 2 × 2 दैट इज 4 आ जाएगा, 3/4 प्लस यहाँ पे 1/4 आ जाएगा। आई बात में कि नहीं, ये 1 हो गया। अभी देखो डिनोमिनेटर यहाँ पे सेम है, तो यहाँ पे इसको सॉल्व करने पे यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4/4 आ जाएगा। ठीक है, सॉल्व करेंगे, 1 = 1। अब बताइए LHS = RHS आ गया, यहाँ पे क्या लिखेंगे, LHS = RHS, यहाँ पे हेंस वेरीफाइड, हेंस वेरीफाइड। आई बात समझ गई, यहाँ पे क्या है, ये वेरीफाई हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे ये आपके दोनों क्वेश्चन नंबर 23 के दोनों पार्ट्स हो गए। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 में यहाँ पे देखिए कह रहे हैं इन द गिवन फिगर, यहाँ पे ये फिगर दिया है ABCD इज द क्वाड्रिलेटरल, तो यहाँ पे ABCD यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल है एंड डायगोनल BD बाइसेक्ट एंगल A एंगल D बोथ। अगर डायगोनल ये BD जो है ये एंगल A और यहाँ पे एंगल B और एंगल D दोनों को बाइसेक्ट करता है। अच्छा ये बताइए अगर कोई एंगल बाइसेक्टर है, तो अगर कोई साइड अगर बाइसेक्ट करती है इसको, इसका बाइसेक्ट मतलब क्या होता है, दो इक्वल एंगल में डिवाइड करना। इसका मतलब ये दोनों एंगल यहाँ पे देखो, ये एंगल, ये जो एंगल दिख रहा है ये एंगल और एंगल दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, और ये वाला एंगल और ये वाले एंगल ये भी आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। इन द सेंस अगर हम देखें, सपोज चलो इसको हमने यहाँ पे एंगल 1 लेट कर लिया, इसको यहाँ पे एंगल 2 लेट कर लिया, और इसको एंगल 3 लेट कर लिया, और इसको एंगल यहाँ पे क्या लेट कर लिया, 4 लेट कर लिया। तब यहाँ पे देखिए क्या होगा, ध्यान से देखिए। अब यहाँ पे इसी डायग्राम को यहाँ पे क्या नीचे हम बना लेते हैं, थोड़ा सॉल्व करने में स्पेस लगेगा ना। तो क्वेश्चन नंबर 24, एक मिनट, 24 देख लेते हैं, ये डायग्राम अलग से ड्रॉ कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, 24 में यहाँ पे क्या है, ये ऐसे बनाते हैं, ये थोड़ा सा क्या है, गड़बड़ बन रहा है, पेन टाइप में स्टार्टिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है लिखने में। एक मिनट, ये डायग्राम ठीक है। तो A B एंड C एंड D इस तरह ले लिया हमने, डायग्राम ये दिया है। तो हमने यहाँ पे क्या इसको 1 माना है एंगल,
इसको एंगल 2 माना है ना, इसको एंगल 3 माना है और इसको एंगल 4 मान दिया। ठीक है इस तरह। और अगर बाइसेक्ट करते हैं तो यहाँ से हमको इतनी चीज पता होगी, अगर ये बी डी बाइसेक्टर है, दैट इज यहाँ पे बी डी अगर बाइसेक्टर है एंगल बी का, तो यहाँ पे एंगल 1 किसके बराबर होना चाहिए, एंगल 2 के बराबर होना चाहिए। और अगर यहाँ पे इसको बाइसेक्ट करता है तो एंगल 3 एंगल 4 के बराबर होना चाहिए, एंगल 3 एंगल 4 के बराबर होना चाहिए। इतनी बात हमको पता है। ठीक है, इतना गिवन है हमें यहाँ पे, इतना हमको गिवन है। तो प्रूव क्या करना है, यहाँ पे दिया है टू प्रूव। तो पहली बात यहाँ पे क्या प्रूव करनी है, दैट इज ट्रायंगल ए बी डी, ये किस क्या है, सिमिलर है ट्रायंगल सी बी डी के। तो यहाँ पे ए बी डी और सी बी डी आपस में दोनों सिमिलर हैं, ये बात प्रूव करनी है। और दूसरी बात यहाँ पे क्या प्रूव करनी है, दैट इज ए बी इज इक्वल टू बी सी। ठीक है, अगर हम इसको प्रूव कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली प्रूव हो जाएगा। तो हमारा मेन टारगेट यहाँ पे क्या है, इन दोनों ट्रायंगल को आपस में सिमिलर प्रूव कर रहा है। देखो हमने सिमिलरिटी पढ़ रखा है, तो सिमिलरिटी में एक चीज हमने बताया था, या तो मोस्टली केसेस में या तो डबल ए यूज होता है, और या तो यहाँ पे देखो डबल ए यहाँ पे यूज होगा, और या तो यहाँ पे क्या यूज होता है, दैट इज यस यस साइड एंगल साइड, दोनों साइड यहाँ पे क्या है प्रोपोर्शनल होगी, इनके यहाँ पे इंक्लूड एंगल क्या होगा, इक्वल होगा, है ना। तो यहाँ पे या तो डबल ए यूज होगा या तो यस यस यूज होगा। ठीक है, देखते हैं यहाँ पे कौन सा क्राइटेरिया यहाँ पे यूज होने वाला है। तो डबल ए, सबसे पहले ये चीज देखिए, यहाँ पे तो साइड का कोई इन्फॉर्मेशन तो दिया नहीं है, तो यहाँ पे क्या हम डबल ए यहाँ पे क्या प्रूव करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि एंगल के बारे में यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, तो डबल ए प्रूव करने की कोशिश करेंगे। इसी तरह सबसे पहले तो यहाँ पे देखेंगे, देखो सॉल्व करने का तरीका क्या है, पहले यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रायंगल, जो ट्रायंगल हमको प्रूव करने हैं वही लिख लो, दैट इज इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल सी बी डी। देखो यहाँ इसमें ट्रायंगल में क्या है ना, ये वर्टाइसेस का जो ऑर्डर ये मैटर करता है, इसलिए यहाँ पे ध्यान से लिखा करो, यहाँ पे ए बी डी की जगह बी ए डी मत लिखना। ठीक है, इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल सी बी डी, ट्रायंगल ए बी डी और ट्रायंगल सी बी डी में यहाँ पे देखेंगे। तो इसमें देखो अगर ध्यान से देखेंगे, ये एंगल 1 जो है, एंगल 1 इसके इक्वल एंगल 2 के इक्वल है कि नहीं, ध्यान से देखो एंगल 1 जो है एंगल 2 के इक्वल हो गया। अच्छा यहाँ पे क्या है, ये एंगल क्यों है यहाँ पे इक्वल, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है बी डी बाइसेक्ट्स एंगल बी ना, बी डी एंगल बी को बाइसेक्ट कर रहा है। सिमिलरली एंगल 3 जो है एंगल 4 के इक्वल होगा। अच्छा अगर ध्यान से देखो यहाँ पे एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है, तो एंगल 1 यहाँ पे कौन से ट्रायंगल में है, इसी ट्रायंगल में, एंगल ए बी डी में। और एंगल मतलब इस ट्रायंगल एंगल ए बी डी, ट्रायंगल ए बी डी का एक एंगल ट्रायंगल बी सी डी के बराबर है ना। ट्रायंगल ए बी डी का एक एंगल क्या है, ट्रायंगल बी सी डी के दूसरे एंगल के बराबर है। तो यहाँ पे क्या एंगल 1 एंगल 2 के बराबर हो गया, तो यहाँ पे दूसरा एंगल ये एंगल 3 एंगल 4 के बराबर हो जाएगा। यहाँ पे भी सेम रीजन देंगे, दैट इज बी डी बाइसेक्ट्स, बी डी बाइसेक्ट्स एंगल डी, है ना, क्योंकि बी डी एंगल डी को बाइसेक्ट कर रहा है। हेंस बाई डबल ए रूल ना, यहाँ पे क्या लगाएंगे, बाई डबल ए रूल, है ना। तो बाई डबल ए रूल यहाँ पे क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ए बी डी क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। सिमिलरिटी का साइन ऐसे होता है, तो किसके, ट्रायंगल सी बी डी। ठीक है, तो हमने पहला पार्ट यहाँ पे क्या है प्रूव कर लिया, दोनों यहाँ पे क्या हो गया, इक्वल हो गया। अच्छी चीज देखिए, अगर ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या है सिमिलर हो गए, तो इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होंगे एंड करस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में इक्वल होंगे। तो अगर यहाँ पे ध्यान से देखें, हमें यहाँ पे ए बी देखना है, ए बी, ए बी, तो अभी ए बी का करस्पॉन्डिंग साइड कौन सा होगा हमको अगर पता करना है, तो अभी बहुत सिंपल सा मेथड है। ए बी, ये साइड ए बी दिख रहा है ना, ए बी के अपोजिट एंगल देखो एंगल 3, और एंगल 3 के इक्वल क्या है, दूसरे ट्रायंगल में कौन सा एंगल है, तो एंगल 4 है। एंगल 4 के अपोजिट एंगल साइड कौन सी है, एंगल यहाँ पे सॉरी साइड बी सी है। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी सी इसके क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शनल हो जाएगा, और बी सी इसकी करस्पॉन्डिंग साइड होगी ना। ठीक है, अब ए बी हो गया, बी सी हो गया। अब यहाँ पे अगर देखते हैं ए डी, ए डी, अब यहाँ पे हमको ये चेक करना है ए डी के प्रोपोर्शनल कौन सा था, ए डी यहाँ पे दिख रहा है ना, ये ए डी, दिस इज ए डी। तो ए डी के, ये देखो एडी यहाँ पे दिख रहा है, एडी के अपोजिट यहाँ पे एंगल देखोगे, एंगल 1 है। एंगल 1 के इक्वल दूसरे ट्रायंगल में कौन सा एंगल है, एंगल 2, और एंगल 2 के अपोजिट में कौन सा साइड है, सी डी। इसका मतलब एडी और सी डी आपस में क्या हो जाएंगे, ये प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। इतनी बात समझ में कि नहीं यहाँ पे, ठीक है ना। और बाकी तीसरी साइड बची बी डी, दोनों में कॉमन है, तो यहाँ पे क्या बी डी अपन बी डी हो जाएगा, तो जगह बी डी अपन बी डी। ठीक है ना, तो यहाँ पे इसे कैंसिल कर देंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा ना। तो इसका मतलब यहाँ पे उन तीनों को
आपस में इक्वल लिख सकते हैं, तो इन्हीं दो को आपस में लिख सकते हैं ना इक्वल। तो ए बी जो है इसके इक्वल आ जाएगा, दैट इज बी सी के इक्वल आ जाएगा। कितनी बात समझ में है कि नहीं यहाँ पे, है ना। और ए बी इज इक्वल टू बी सी इक्वल है, इसको हमको प्रूव करना था, तो यहाँ पे क्या प्रूव हो गया, हेंस प्रूव्ड। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप एक बार फिर से क्या रिमाइंड करके उसको देख सकते हो, पीछे करके इसको आप दोबारा देख सकते हो, तो दोबारा से समझ में आ जाएगी चीजें, ठीक है। अब आगे चलते हैं यहाँ पे, अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 हो गया, 25 यहाँ पे कर लेते हैं। 25 लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे। क्या 25 में भी दो पार्ट में क्वेश्चन दिया हुआ है, पहले बार पढ़ लेते हैं इसको। 25 में क्या करें, प्रूव दैट 5 - 2√3 is an irrational number. It is given that √3 is a irrational number. यहाँ पे ए पार्ट है। बी पार्ट में यहाँ पे क्या करें, दैट इज सो दैट 5 × 11 × 17 प्लस 3 × 11 इज अ कंपोजिट नंबर, है ना। दोनों सॉल्व करते हैं, तो पहले हम फर्स्ट पार्ट सॉल्व करेंगे, फिर इसके बाद सेकंड पार्ट। सो स्पेस ले लेते हैं तो क्वेश्चन नंबर 25 का हम फर्स्ट पार्ट सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 25 का ए पार्ट, ए मतलब वही फर्स्ट, ए पार्ट में यहाँ पे अगर देखेंगे तो हमें यहाँ पे क्या कह रहा है, प्रूव करने की बात कर रहा है, किसकी, 5 - 2√3 को प्रूव करना है, ठीक है। और गिवन है √3 इज इरेशनल, है ना। 2 मतलब इरेशनल, यहाँ पे क्या है दिया है, और हमको प्रूव करना है दिस इज आल्सो इरेशनल। हमको ये प्रूव करना है कि यहाँ पे जो है ये क्या होना चाहिए, इरेशनल होना चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, रेड कर लेंगे। लेट कर रहे हैं यहाँ पे क्या है, 5 - 2√3 इज रेशनल। देखो यहाँ पे हम क्या है, ये मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन से यहाँ पे क्या है प्रूव करेंगे। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों ने कर रखा होगा, आपके टीचर ने बताया भी होगा कि अगर यहाँ पे क्या है, इसको इरेशनल प्रूव करना है तो आप इसको रेशनल मान लो। अगर ये रेशनल नहीं हुआ, इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, ये इरेशनल ही तो है ना भाई। देखो दुनिया में जितने नंबर हैं, अगर वो रेशनल नहीं है तो ये इरेशनल ही होंगे ना। रियल नंबर्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो 5 - 2√3 यहाँ पे जो है ये हम यहाँ इसको मान लेते हैं रेशनल। और हमको पता है ये रेशनल नहीं होगा, तो यहाँ पे लास्ट में यहाँ पे क्या कर देंगे, सिंस इट इज नॉट अ रेशनल हेंस इट इज अ इरेशनल, है ना। देखो अगर ये रेशनल है, तुमको ये बात पता है कि 5 - 2√3 इज इक्वल टू यहाँ पे क्या है, पी बाई क्यू आएगा कि नहीं यहाँ पे, है ना। अच्छा इतना हमको पता है, वेयर पी एंड क्यू बिलोंग्स टू इन चीजों। एंड दूसरी बात, अच्छा ये क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। एंड तीसरी कंडीशन यहाँ पे क्या होगी, दैट इज पी एंड क्यू, ये दोनों यहाँ पे क्या है, को प्राइम नंबर है। दीज आर को प्राइम नंबर्स, है ना। भी को प्राइम नंबर क्या है, इसके बारे में यहाँ पे क्या है डिटेल में नहीं जाएंगे, बट ये आपको पता होगा को प्राइम नंबर यहाँ पे क्या होते हैं। तो को प्राइम अगर नहीं भी आप लिखोगे, यहाँ पे इससे भी काम कर सकते हैं, यहाँ पे कोई यहाँ पे घबराने वाली बात नहीं, ठीक है। देखो तो 5 - 2√3 इज इक्वल टू पी बाई क्यू। तो यहाँ पे अगर देखेंगे, इसको सॉल्व कर लेते हैं। हमें यहाँ पे क्या करना है, केवल √3 को लेफ्ट में रखना है, बाकी सबको राइट में ले जाएंगे, ठीक है। तो हम इसको देखेंगे, ये 5 - P/Q इज इक्वल टू √3। बोलो हाँ है ना, इसको हम ऐसे भी तो कर सकते हैं ना। 2√3 इज इक्वल टू 5Q - P अपन क्या हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, ठीक है। तो और यहाँ से √3 इज इक्वल टू 5Q - P अपन दैट इज 2Q। बोलो हाँ है, ठीक है, ये हो गया। अब अगर हम ध्यान से देखेंगे, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। अच्छा एक चीज समझिए, यहाँ पे बताइए कि हमें ये गिवन है √3 इज इरेशनल। अगर √3 यहाँ पे इरेशनल है, तो यहाँ पे ये भी, ये ओवरऑल जितनी यहाँ पे चीजें लिखी हैं, ये सब कुछ सॉल्व करने पे यहाँ पे इरेशनल होना चाहिए। यहाँ पे देखेंगे सिंस, यहाँ पे क्या लिखेंगे, सिंस देखो यहाँ पे देखो PQ 2 and 5, PQ 2 and 5, ये सबके सब यहाँ पे क्या है, ये सबके सब क्या है, आर इंटीजर्स। ये सबके सब इंटीजर हैं कि नहीं, अगर ये सबके सब इंटीजर हैं, देन हम कह सकते हैं ना, देन RHS, तो यहाँ पे RHS जो है ये क्या होना चाहिए, इज रेशनल। इरेशनल होना चाहिए कि नहीं यहाँ पे, है ना। क्योंकि अगर यहाँ पे ये सबके सब इंटीजर हैं, तो यहाँ पे देखो ये पी हो गया, क्यू हो गया, 2 हो गया, 5, अगर ये सबके सब इंटीजर है, तो इसका मतलब यहाँ पे RHS क्या होना चाहिए, रेशनल। और ये बताइए, लेफ्ट साइड, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड इरेशनल है, और यहाँ पे क्या है, RHS यहाँ पे रेशनल है, तो ये तो कंट्रडिक्शन ही तो हो जाएगा ना यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, हेंस our
assumption, ये पूरा लिखना पड़ता है ना, आप लिखोगे नहीं नंबर कट जाएंगे। Hence our assumption that 5 minus 2 root 3 is rational is wrong, है ना। जो हमने यहाँ पे एजम्पशन माना था कि 5 माइनस 2 रूट 3 यहाँ पे रेशनल होगा, ये रॉन्ग हो जाएगा। हेंस यहाँ पे क्या बोलेंगे, हेंस 5 माइनस 2 रूट 3 इज इरेशनल, है ना। इसलिए यहाँ पे जब ये रेशनल नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, इरेशनल यहाँ पे, हेंस 2। तो हमने इस तरह से इसको प्रूव कर लिया। ओके, अगर आपको नहीं समझ में आया होगा तो आप एक बार क्या है पीछे यहाँ पे क्या है बैक में जाके 10-20 सेकंड यहाँ पे पीछे वीडियो कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे देखो अब बार बार वही चीज बताने का कोई मतलब है नहीं, आपके पास अब टेक्नोलॉजी है तो उसका यूज करो आप, ठीक है। दोबारा आप क्या है इसको रिवाइंड करके देख सकते हो। अगला क्वेश्चन यहाँ पे इसका बी पार्ट कर लेते हैं। इसके बी पार्ट में यहाँ पे क्या है, हमारे पास पेपर है तो हम उसी से यहाँ पे देख के हम लिख लेते हैं। आप लोग पास पेपर होगा तो वहां से क्या है क्वेश्चन देखेंगे। तो बी पार्ट में यहाँ पे क्या है, हमें शो करना है 5 into 11 into 17 एंड प्लस 3 into 11। हमें ये प्रूव करना है, ये जो नंबर यहाँ पे लिया गया है दिस इज कंपोजिट, हमको इसको कंपोजिट प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है, दिस इज कंपोजिट नंबर। देखिए अब इसी बताइए कंपोजिट नंबर यहाँ पे क्या होते हैं। पहली बात है यहाँ पे क्या कंपोजिट नंबर क्या होता है। कंपोजिट जानने से पहले हम यहाँ पे जानते हैं यहाँ पे क्या है कि प्राइम नंबर क्या होता है। अगर कोई नंबर जो प्राइम नंबर नहीं है तो कंपोजिट नंबर कहलाएगा, है ना। हम प्राइम नंबर जान लेते हैं तो कंपोजिट नंबर ऑटोमेटिकली हमको पता चल जाएगा। देखो प्राइम नंबर यहाँ पे क्या है, क्या होता है, तो जिसके केवल दो फैक्टर हो, या तो वन हो या तो इटसेल्फ, जिसके वन और इटसेल्फ के सिवा और कोई फैक्टर ना हो, ओनली टू फैक्टर, ओनली टू फैक्टर्स, है ना। एक ऐसा नंबर जिसके केवल दो फैक्टर्स हों उसको हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, जैसे नंबर मतलब हम बात करेंगे तो यहाँ पे क्या है मतलब कि नेचुरल नंबर की बात करेंगे। एक ऐसा नेचुरल नंबर जिसके केवल दो ही फैक्टर हों उसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज प्राइम नंबर। और यहाँ पे अगर कंपोजिट नंबर की बात करेंगे तो कंपोजिट नंबर अगर मोर देन टू फैक्टर्स हो जाए, अगर मोर देन टू फैक्टर्स हो जाए, अगर दो से ज्यादा फैक्टर्स है अगर यहाँ पे हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, कंपोजिट नंबर हो जाएगा। आई बात में देखते हैं यहाँ पे इसमें क्या है, दो से ज्यादा फैक्टर है कि नहीं। देखिए आपके पास दो मेथड है, आप या तो एक काम कर लो, इसको मल्टीप्लाई कर लो, इसको मल्टीप्लाई कर लो, आपस में ऐड कर लो, एक नंबर आएगा उसके फैक्टर्स निकाल लो। और दूसरा यहाँ पे मेथड आपके पास ये भी है। इन दोनों में अगर ध्यान से देखोगे तो से कलर चेंज कर लेते हैं। चलो ग्रीन ले लेते हैं आपकी बात। देखो अगर ध्यान से देखेंगे इन दोनों में क्या 11 यहाँ पे कॉमन है कि नहीं, 11 यहाँ पे कॉमन है तो 11 यहाँ पे क्या करेंगे कॉमन लेंगे दोनों में। अगर जैसे 11 कॉमन ले लिया, ये 5 into 17 आ गया ना, प्लस और यहाँ पे क्या बचेगा 3 बचेगा। तो अगर यहाँ पे देखेंगे कितना हो जाएगा, 17×5 = 85 ना, प्लस 3 और यहाँ पे 11 इंटू कितना हो जाएगा 88। अच्छा इसी देखिए यहाँ पे 11 into 88 को यहाँ पे 11 into 8 कर सकते हैं कि नहीं यहाँ पे, ठीक है। ये हो गया। अब अगर ध्यान से देखेंगे इनके फैक्टर्स यहाँ पे देखिए, ये नंबर जो है ना इसके फैक्टर्स क्या आने वाले हैं। आप इनके फैक्टर्स यहाँ पे क्या है देख सकते हैं। तो पहली बात यहाँ पे 1 आएगा, दूसरी बात 11 आएगा, तीसरी बात 8 आएगा, है ना, ये 8 हो गया। और चौथी बात यहाँ पे क्या है 88 भी आ सकता है, ठीक है ना। और इसके बाद यहाँ पे क्या है, ये सभी नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पे यहाँ पे क्या आएगा, जो यहाँ पे आएगा ये भी एक नंबर यहाँ पे आ सकता है जो इसका फैक्टर होगा ना। फैक्टर यहाँ पे बात करते हैं ना इसके फैक्टर्स, तब ये हो सकते हैं इसके फैक्टर्स, तभी इन नंबर से यहाँ पे हम इसको डिवाइड कर सकते हैं ना, ठीक है। तो अगर यहाँ पे देखेंगे तो ये देखो अब यहाँ पे देखिए अगर इसको चेक करना है प्राइम नंबर है कंपोजिट नंबर, तो अगर यहाँ पे केवल वन, अगर यहाँ पे केवल वन या तो इट सेल्फ अगर यही दोनों आता तब तो हम यहाँ पे कह सकते थे कि हाँ ये हमारा क्या प्राइम नंबर है। बट यहाँ पे 11 भी आ रहा है, 8 भी आ रहा है, 88 भी आ रहा है, ये सब के सब यहाँ पे क्या मतलब मोर देन टू फैक्टर्स आ रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, हेंस यहाँ पे क्या लिखेंगे, रीजन लिखना पड़ेगा ना, सिंस नंबर कंटेन्स मोर देन
टू फैक्टर्स, हेंस इट इज कंपोजिट। क्योंकि यहाँ पे क्या है, दो से ज्यादा फैक्टर्स आ रहे हैं, इसलिए यहाँ पे नंबर क्या हो जाएगा, कंपोजिट नंबर हो जाएगा। और ये बात हमने यहाँ पे क्या है, शो कर दिया यहाँ पे, प्रूफ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये बात प्रूव्ड हो जाएगी, हेंस वेरीफाइड, या फिर क्या है, प्रूव हो गई बात। ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन नंबर यहाँ पे क्या 25 का आपका बी पार्ट हो गया। ठीक है। तो इस तरह से हमने यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन नंबर 20, सॉरी सेक्शन बी जो है पूरी तरह से कवर कर लिया है। तो ये आपके सेक्शन बी में यहाँ पे कितने क्वेश्चन थे, 21 से लेकर 25 तक यहाँ पे हमने और वाले भी यहाँ पे कवर कर दिए हैं। अब अगली वीडियो में आपसे जब मुलाकात होगी तो हम क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, सेक्शन सी को यहाँ पे कवर करेंगे। ओके, तो उससे टेका सेक्शन सी अगली वीडियो में हम कवर करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। ओके, थैंक यू क्लास।